मगर उसने ये फ्रॉड ऐसे ही चला रखा था। मैंने कहा मैं आज ही आधी रात को मुड़ी पर बैठ जाऊंगा। मैंने पंडित से इजाज़त ली और टैक्सी में बैठकर अपने होटल में आ गया। दोपहर को होटल में खाना खाया और यूं ही बीकानेर शहर की सैर कर मैं निकल पड़ा। यहाँ गर्मी बहुत थी। बाजारों में किस्म किस्म की चीज़ें बिक रही थीं। कई गैर मुल्की सयाह बाजार में घूम रहे थे। मुझे एक बाजार के कोने पर एक मस्जिद का गुंबद और मीनार नजर आए। दिल पर एकदम खुशी की कैफियत तारी हो गई। मैंने सोचा कि अभी तक मैं हिंदू बनकर कुफर बक रहा था। मेरे लिए अब लाजिम है कि इस मस्जिद में जाऊं और अगर 2 नफल नहीं पढ़ सकता तो मस्जिद के इमाम साहब से यूं ही 2-4 बातें कर लूं। चुनाचे मैं मस्जिद में आ गया। छोटी सी मस्जिद थी। इमाम साहब बूढ़े आदमी थे। सहन में एक तरफ मेहराब पर चढ़ी हुई बेल की छांव में बैठे कोई किताब घुटनों पर रखे पढ़ रहे थे। मेरे माथे पर तिलक लगा था। मेरा पहनावा भी हिंदुओं जैसा था, इसलिए मस्जिद के अंदर सहन में न गया, वहीं खड़ा रहा। इमाम साहब की निगाह मुझ पर पड़ी तो दूर ही से पूछा कि क्या बात है भाई, तुम शक्ल सूरत से मुसलमान नहीं लगते, यहाँ कैसे आए हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा मंदिर मस्जिद को मैं भगवान का ही घर समझता हूँ। बस इधर से गुजरा तो मन में ख्याल आया कि भगवान के घर को प्रणाम करता चलूं। इमाम साहब जरा सा मुस्कुराए। उन्होंने मुझे मस्जिद में आने के लिए बिल्कुल न कहा, बस इतना कहकर मुताल्ले में मशगूल हो गए। अच्छा। मैंने मस्जिद के मेहराब पर लिखे हुए कलमा तय्यबा को 2-3 बार दिल में पढ़ा। खुदा से अपनी कुफ्र की बातों की माफ़ी मांगी और इमाम साहब के हाथ जोड़कर प्रणाम करके वापस चला आया। मस्जिद के दरवाजे से निकलकर मैं अपने होटल की तरफ चलने लगा। सोचा थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, सारी रात जागना है। मुझे कुछ ऐसा लगा था कि जब मैं मस्जिद से निकला था तो बाजार की दूसरी तरफ दुकान के बाहर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसने मुझे घूर कर देखा था, और जब मैं बाजार में चलने लगा था तो वो भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। मैं चलते चलते मोहतात हो गया। आखिर में न तो हिंदू था और न कोई आम मुसलमान शहरी था। मैं दुश्मन मुल्क में कमांडो स्पाई की हैसियत से एक इंतहाई अहम मिशन पर आया हुआ था। उस आदमी की धुंधली सी शक्ल मैंने देख ली थी। मैं बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से बाजार में एक तरफ होकर चल रहा था, लेकिन मेरी छठी बल्कि 7वीं हिस्स भी बेदार हो चुकी थी। ये सोचकर एक लम्हे के लिए मैं वाकई परेशान हो गया कि मेरे पास सेंट्रल सीक्रेट पुलिस के खुफिया नंबर वाला कार्ड नहीं था। वो मैं करीम भाई की तहखाने की अलमारी में ही दूसरी चीज़ों के साथ छोड़ आया था। चलते चलते मैं रुक गया। मैं तस्दीक करना चाहता था कि जिस शख्स को मैंने कुर्सी पर से उठते हुए देखा था वो मेरा ताक़ुब कर रहा है या नहीं। मैं रुक कर दुकानों के बोर्ड पढ़ने लगा। ये जाहिर किया जैसे मुझे किसी खास दुकान की तलाश है। फिर अपनी निगाहें दुकानों के बाहर लगे बोर्डों पर डालते हुए मैंने गर्दन घुमाकर पीछे निगाह डाली। बाजार में कोई रश बिल्कुल नहीं था। मैंने देखा कि जो आदमी मुझे मस्जिद से बाहर निकलते देखकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था वो मुझसे कोई 15-20 कदमों के फासले पर एक दुकान के बाहर खड़ा दुकानदार से बातें कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसने भी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा और फिर दुकानदार से बातें करने लगा। ये बात साबित हो गई थी कि ये शख्स खुफिया पुलिस का आदमी है और मेरा पीछा कर रहा है। वो मेरा पीछा करने में हक बजानिब था, क्योंकि मेरा हुलिया हिंदुओं वाला था और मैं मस्जिद से बाहर निकला था। इसी बात पर उसे शक हुआ होगा कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मस्जिद में क्या लेने गया, अगर मुसलमान हूँ तो मैंने हिंदुओं वाला हुलिया क्यों बना रखा है। ये पाकिस्तान का सरहदी शहर था। बीकानेर से आगे मगरिब की जानिब बॉर्डर का सहरा था, जहाँ बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी। चुनाचे वो ये मालूम करने के लिए मेरा खामोशी से पीछा करने लगा था कि असल में मैं कौन हूँ, कहीं पाकिस्तान का जासूस तो नहीं। वो वहीं मुझे रोक कर मुझसे पूछगिछ करना शुरू कर सकता था, मुझे थाने भी ले जा सकता था। मैं इंडिया के बॉर्डर शहर में था और सिक्योरिटी जहाँ सख्त थी और पुलिस की इंटेलिजेंस को बड़े इख्तियारात हासिल थे। अगर उस शख्स ने मुझ पर हाथ में ही डाला था तो उसकी वजह महज ये थी कि वो ये मालूम करना चाहता था कि किसके पास ठहरा हुआ हूँ और मेरे साथ और कौन कौन है। ये मेरी सोच थी। अब मेरा जहन भी अलर्ट हो गया था। पहले मैंने सोचा कि वापस अपने होटल में न जाऊं और खुफिया पुलिस वाले को जुल देकर किसी तरह गायब हो जाऊं और आधी रात तक वहीं बैठा रहूं। उसके बाद टैक्सी लेकर छतरियों वाली मुड़ियों की तरफ चलूं। फिर सोचा कि ऐसा करने से खुफिया पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा कि मैं वाकई पाकिस्तानी जासूस हूँ। होटल वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैं होटल में आ गया। यहाँ मैंने अपना नाम दास वर्धन ही लिखवाया था और ये भी लिखवाया था कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और यहाँ अवतार सावर्धन की मुड़ी की यात्रा करने आया हूँ। मैंने होटल में दाखिल होते हुए देख लिया था कि वो शख्स बराबर मेरे पीछे आ रहा था। उस वक्त मुझे सीक्रेट पुलिस के नंबर वाला खुफिया कार्ड बहुत याद आया। अगर वो मेरे पास होता तो उस इंटेलिजेंस के आदमी से 1 सेकंड में निजात हासिल कर सकता था।
हकीकत यह है कि मेरा मिशन इतना बड़ा था कि ये छोटी छोटी बातें मैं खातिर में नहीं लाना चाहता था, लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी परेशानियां और किसी मामूली सी CID के आदमी की पुचकिच बड़े से बड़े कमांडो स्पाई के बड़े से बड़े मिशन को खाक में मिला देती है। मुझे बीकानेर के उस मामूली से खुफिया पुलिस ऑफिसर से उलझन होने लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। शाम को मैंने खाने भी कमरे में मंगवा लिया। इसी दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या न हुआ। मैं एक तरबियत याफ्ता तजुर्बेकार कमांडो था। मैं इस खुशफहमी में कभी मुब्तला नहीं हो सकता था कि खुफिया पुलिस का आदमी मेरी जान छोड़कर चला जाएगा। ये लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा करते, खास तौर पर जब उन्हें कुछ शक पड़ जाए तो फिर तो ये अगले को हवालात में पहुंचा कर ही दम लेते हैं। बल्कि इस दौरान उस शख्स ने अपने मुतल्लिका अफसरों को भी मेरे बारे में बता दिया होगा कि एक मशकूक आदमी का पीछा कर रहा हूँ। मुझे रात के 12 बजे संगमरमर की छतरियों वाली मुड़ियों में पहुंचना था। 11 बजे होटल से निकलकर मैंने टैक्सी ली और नंदीकंड की तरफ चल पड़ा। यही उस इलाके का नाम था। बीकानेर के रहने वाले हजरात इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे। टैक्सी में सवार होने से पहले मैंने इर्द गिर्द एक सरसरी सी निगाह जरूर डाली। मुझे खुफिया पुलिस का आदमी कहीं नजर नहीं आया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो वहां मौजूद है और मेरे पीछे आएगा। बहरहाल मुझे अपना काम हर हालत में पूरा करना था। मैं वक्त से आधा घंटा पहले पंडित जी के आश्रम में पहुंच गया। मैं उस छोटी सी कोठरी को आश्रम ही कहूंगा। पंडित जी ने मुझे खाली हाथ आते देखा तो नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, अवतार सावर्धन के चेलों के लिए कुछ नहीं लाए। मैंने पशेमान होकर अदाकारी करते हुए कहा, गुरुजी गलती हो गई, ये बहुत जरूरी था। अच्छा तुम ऐसा करो, 100 रुपया भंडार खाने में जमा करा दो, मुझे दे दो, मैं खुद सब में बांट दूंगा। मैंने मजीद 100 रुपये का नोट पंडित जी के हवाले कर दिया। पंडित जी ने मुझे अपने करीब बिठा लिया और कहने लगे, अवतार सावर्धन की मुड़ी के इर्द गिर्द राजाओं की दाश्ताओं की मुड़ियां हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, इन दाश्ताओं की रूहें लोमड़ियां बनकर रात को बैन करती हैं, इनसे डरना मत। कुछ दाश्ताओं की बदरूहें खूबसूरत औरतों का रूप बदल कर परहना होकर अचानक सामने आ जाती हैं। उनके फरेब में मत आना और ध्यान लगाकर हरिओम का जाप जारी रखना। भगवान महावीर से मेरी प्रार्थना है कि वो तुम्हारा मंगलसूत्र कबूल करें। अब वक्त हो गया है, जाओ और मुड़ी पर बैठकर जाप शुरू कर दो। मैंने तुम्हें मुड़ी दिखा दी है। मैं अवतार सावर्धन की मुड़ी पर जाकर बैठ गया, जो वहां से थोड़े ही फासले पर संगमरमर की छतरियों और 12 दरियों वाली मुड़ियों के दरमियान वाक़ थी। चूंकि ये एक अवतार की मुड़ी थी, इसलिए उसका चबूतरा जरा ऊंचा था और ऊपर संगमरमर की छतरी के चारों तरफ कपड़े की छोटी छोटी झंडियां लहरा रही थीं। सहराई इलाका होने की वजह से रात को जहां ठंड हो गई थी, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कमांडो ट्रेनिंग में मेरा जिस्म लोहे का बना दिया था। चबूतरे के दरमियान में संगमरमर का चौकोर पत्थर रखा हुआ था। उसके नीचे बकौल पंडित के जैन मत के अवतार सावर्धन की हड्डियां दफन थीं। पत्थर के ऊपर गेंदे के फूलों की बासी और कुछ ताज़ा हार पड़े हुए थे। मैं चबूतरे की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे कोई जाप वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं रॉके अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस के इंचार्ज गोकुलदास पांडे की इकलौती और फैशनेबल मॉडर्न लड़की मीनाक्षी को अपने दाम में फंसाने की तदबीरों पर गौर करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुड़ी के पत्थर पर भी निगाह डाल लेता कि कब वहां वो सुराख था। उसमें सफ़ेद रोशनी होती है। ये सुराख मैंने दिन के वक्त भी देख लिया था। यकीनन पाखंडी पंडित ने जमीन के नीचे से बिजली के तार लेकर उसके अंदर सफ़ेद और सुर्ख रोशनी वाले 2 बल्ब लगा दिए होंगे। उनको वो अपनी कोठड़ी से बटन दबाकर रोशन कर देता था और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे बटोरता था। 4 गांठों वाला जाफरानी रंग का मंगलसूत्र मेरी बाईं कलाई के साथ बंधा हुआ था। मेरे नज़दीक न उस मंगलसूत्र की कोई रूहानी अहमियत थी, न मैं किसी अवतार वगैरह की रूह का कायल था। ये मेरी और मेरे मिशन की ज़रूरत थी, जिसको मुझे हर हालत में पूरा करना था। रात ठंडी हो गई थी। थोड़ी देर बाद आसमान पर रेत के टीलों के पीछे से चांद निकल कर ऊपर आ गया। उसकी जर्द सुर्खी मायल चांदनी में सहराई रात हल्की हल्की रोशन होकर और ज्यादा पुरस्कार लगने लगी। मेरे बाएं और दाएं जानिब राजा की दाश्ताओं की कब्रों वाली संगमरमर की छतरियां साकित खड़ी थीं। पंडित ने मुझे मजीद अपने जाल में फंसाने के लिए कहा था कि कभी कभी जाप करते हुए बाज दाश्ताओं की बदरूहें लोमड़ियों की शक्ल में वहां आकर रोने लगती हैं और कभी कभी किसी दाश्ता की बदरू औरत का रूप धार कर बरहना हालत में सामने आन खड़ी होती है। उनसे डरना मत। मैं खूब समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मुझे इन बातों से डर नहीं लगता। मुझे वहां बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। मूड़ी के पत्थर के सुराख में रोशनी न हुई। जर्द बड़ा सा चांद मशरिक में रेत के डीलों के काफी ऊपर आकर दोबारा नीचे जाना शुरू हो गया था और चांदनी सिमटने लगी थी। लेकिन चांद की रोशनी में मुझे आसपास की चीजें बराबर दिखाई दे रही थी। मुझे पुलिस इंटेलिजेंस वाले आदमी का भी ख्याल था। ये कभी हो नहीं सकता था कि वो मेरे पीछे पीछे नंदीकंड तक न आया हो।
जरूर वो भी यहीं कहीं छुपकर मेरी हरकत का जायजा ले रहा होगा, अगर से वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। 2-2.5 घंटे गुजर गए। चांद गुरूब होते होते मशरिक में रेत के टीलों के ऊपर आ गया। मुझ पर कुछ गुनूदगी तारी हो गई। उस गुरूदगी के आलम में मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से आंखें खोलकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। संगमरमर की बारादरियां और छतरियों वाली कब्रें खामोश थीं। तब मुझे फजा में एक दहशत का एहसास हुआ। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दहशत का एहसास खत्म हो गया। मैं बड़ी बेचैनी से पत्थर के सुराख में होने वाली रोशनी का इंतजार कर रहा था। कमबख्त पंडित कहीं सो तो नहीं गया था। वो बटन दबाकर सुराख के अंदर वाला बल्ब रोशन क्यों नहीं करता। मैंने रक्षणा देने के लिए 100 रुपए के 2 नोट पहले ही सदरी की जेब में डाल रखे थे। इतने में मुझे फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी। अब उस आहट के साथ हल्की झनकार भी सुनाई दी, जैसे किसी ने पांव में चांदी की पायल बांध रखी हो। मैंने जल्दी से पलट कर दाएं जानिब देखा। इस बार ये आवाज दाएं जानिब से आई थी। दाएं जानिब मुझसे कोई 15 कदमों के फासले पर संगमरमर की बारादरी थी। गुरूब होती फीकी चांदनी में मुझे बारादरी में एक औरत नजर आई, जिसने जाफरानी रंग की साड़ी पहन रखी थी। मुझे उसकी शक्ल पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी। बारादरी के सुतून के गिर्द बाजू डाले खड़ी मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। मैं समझ गया कि ये उसी पाखंडी पंडित की भेजी हुई औरत है, जो इसी किस्म की हरकतों से लोगों पर अपनी जाली रूहानी ताकत का रोब जमाकर उन्हें अपना मुती बनाए रखता है। अब मैं इसी इंतजार में था कि ये औरत कब बरहना होकर मेरे सामने आती है, क्योंकि पंडित ने मुझे यही कहा था। मैं बगैर किसी डर खौफ के 15 कदमों के फासले पर बारादरी के सुतून से लगकर खड़ी औरत को देख रहा था। औरत बिल्कुल एक मूर्ति की तरह बेहिस हरकत खड़ी थी। फिर वो आहिस्ता से सुतून से अलग हुई। उसने दूर से दोनों हाथ जोड़कर और सर को झुकाकर मुझे सलाम किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरी तरफ आने लगी। मैंने दिल में सोच लिया था कि पाखंडी पंडित की भेजी हुई इस औरत को मैं आते ही पंजाबी जबान में 2-4 गालियां देकर भगा दूं। जैसे जैसे ये औरत मेरे करीब आ रही थी, एक खास किस्म की खुशबू भी मेरे करीब होती जाती थी। मैं दिल में हंस दिया कि कमबख्त पंडित ने इसे अपने जिस्म पर लगाने के लिए कोई गैर मुल्की आला किस्म का परफ्यूम भी दिया था। औरत मुझसे कोई 5 कदमों के फासले पर आ खड़ी हो गई। उसने हाथ अभी तक जोड़ रखे थे, जिस तरह हिंदू औरतें मूर्ति की पूजा करते वक्त जोड़ रखती हैं। चांद आधा रेत के टीले के पीछे चला गया था। उस औरत का आधा रुख चांद की तरफ था। उसी तरफ उसके कान में पड़ा हुआ सुर्ख पत्थर चमक रहा था। वो एक छरीरे कद की दुबली पतली लड़की थी। उम्र 18-19 से ज्यादा नहीं होगी। बालों की मांग दरमियान से निकली हुई थी। माथे पर भी सोने की लड़ी में पिरोया हुआ सुर्ख पत्थर चमक रहा था। जाफरानी साड़ी में वो गुरूब होते चांद की धीमी रोशनी में एक शोले की तरह लग रही थी। मैं उस औरत को 2-4 गालियां देकर भगाने ही वाला था कि उसने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, राणा जी, मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी दासी, आपकी पत्नी चंद्रिका हूँ। उस औरत की आवाज में एक अजीब सा तिलिस्म था, जिससे मैं भी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। लेकिन फौरन ही मैंने उसे अपना वहम समझकर दिल से निकाल दिया और औरत की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैं सब कुछ समझता हूँ। तुम्हारा और तुम्हारे पाखंडी पंडित के फ्रॉड को भी मैं खूब समझता हूँ। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझती हो, इसीलिए फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। औरत इसी तरह हाथ जोड़े खड़ी मेरी तरफ देखती रही। जब मैंने दूसरी बार उसे ज्यादा सख्ती से डांटा तो मुझे उसकी आंखों में आंसू चमकते नजर आए। गहरा सांस भरकर बोली, पतिदेव, मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है कि मुझे मेरा पति भी नहीं पहचानता। मैं तुम्हारी पत्नी चंद्रिका हूँ, मेरे स्वामी। मुझे अपने गले लगा लो, मेरा पुनर्जन्म सफर हो जाएगा। वो जरा आगे बढ़ी तो मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने गुस्से से कहा, भाग जाओ बेसवा औरत, मैं तुम्हारे फरेब में आने वाला नहीं हूँ। औरत वहीं रुक गई। उसने उदास निगाहों से मुझे देखा और सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वापस बारादरी वाली मुड़ी की तरफ चलने लगी। उस वक्त चांद रेत के टीले के पीछे छुप गया था और सहरा में अंधेरा हो गया था। वो औरत मुझे बारादरी के अंदर जाती दिखाई दी। फिर वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं दिल में ड्रामेबाज पंडित और उसकी भेजी हुई औरत को बुरा भला कहता बैठ गया। इतने में सुराख में रोशनी हो गई। कमबख्त पंडित ने बिजली का बटन दबा दिया था। रोशनी 3-4 सेकंड तक सफेद ही रही, यानी सुराख के अंदर कहीं लगा हुआ सफेद बल्ब जलता रहा। उसके बाद रोशनी सुर्ख हो गई। उसे सुर्ख होना ही था। पंडित ने मुझसे 200 रुपए भी तो वसूल किए थे। मैंने उस वक्त दिल में पंडित को 2-4 गालियां दी और सदरी की जेब में से 100 रुपए के 2 नोट निकाल कर सुराख के अंदर डाल दिए। थोड़ी देर बाद सुर्ख रोशनी भी बुझ गई। मैं वहीं बैठा रहा। शहरा में बड़ी खुशगवार खुनक हवा चल रही थी। उसी हवा में अभी तक मुझे वो खुशबू महसूस हो रही थी जो उस औरत की जाफरानी साड़ी में से आ रही थी। फिर ये खुशबू हल्की होते होते गायब हो गई। उस वक्त रात के 2:30-3 बजे का अमल होगा।
अब वहां मेरा बैठना बेकार था। मेरा और पंडित दोनों का काम हो चुका था। मैंने सोचा यहाँ बैठकर क्या करूंगा, वापस पंडित के पास ही चलता हूँ। मैं उठा और पंडित की कोठरी की तरफ चलने लगा।